मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बाल गृह से लापता 10 बच्चों के मामले में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बाल गृह की सुरक्षा में तैनात होम गार्ड के 6 जवानों पर कार्रवाई की गई है और इन सभी को तत्काल ड्यूटी से हटा दिया गया है। इसके साथ ही प्रबंधन की लापरवाही की जांच के लिए भी एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है और इस कमेटी में एडीएम, एसडीएम और डीएसपी को शामिल किया गया है। हालांकि रविवार की रात से लापता 10 बच्चों के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और अब तक एक भी लापता बच्चे का पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें मुजफ्फरपुर से, जहां बाल गृह से लापता 10 बच्चों के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एडीएम आपदा, एसडीएम, डीएसपी की टीम बनाई गई है ताकि इस मामले को लेकर बड़े खुलासे हो सके। इस चमचमाती बिल्डिंग को देखिए, बिल्डिंग की चारदीवारी को देखिए और देखिए लोहे के इस मजबूत गेट को। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के नरौली वृहद आश्रय स्थल की है। 2 साल पहले इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनवाया था, खासकर बाल गृह में रहने वाले बच्चों की सुविधा का ध्यान रखते हुए। लेकिन इस नरौली बाल गृह से 10 बच्चे लापता हैं। रविवार की देर रात बच्चों के भागने की आशंका जताई जा रही है। कुछ मिला हुआ है सुराग, उस पर हम लोग देख रहे हैं बच्चे कहाँ गए हैं, हम लोग पता लगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बच्चों के लापता होने की सूचना मिली, मुशहरी थाना के साथ एसडीएम, डीएसपी पूर्वी 2 मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। एसडीएम ने माना कि सुरक्षा को लेकर कई खामियां हैं, जिसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। कुछ खामियां पाई गई हैं, जो भी खामियां हैं उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित इस बाल गृह में कुल 46 बच्चे रहते हैं, जिनमें से 10 बच्चे बीती रात से लापता हैं। हॉस्टल की तरह बाल गृह जो है यहाँ पर संचालित की जाती है। कई वार्डन रहते हैं, सुरक्षा के लिए कई जो है सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं, गार्ड रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है उस भवन से 10 बच्चों के अचानक गायब हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की कड़वी यादें आज भी लोगों की जेहन में है, जिसने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब बाल गृह से बच्चों का गायब होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या बाल गृह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे? सुरक्षा के इंतजाम थे तो फिर बच्चे गायब कैसे हुए? क्या सभी बच्चे एक साथ गायब हुए? क्या कोई बच्चों को भगाकर ले गया? और लापरवाही पर आखिर कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और इस बीच दानापुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला, रेप मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। अरविंद कुमार को पुलिस ने दबोचा है। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पवन और विकास गिरफ्तार हो चुके हैं। विजयवाड़ा से पटना पहुंची थी नर्सिंग छात्रा। मोबाइल खाने के बाद आरोपियों के संपर्क में आई और मोबाइल खो गया था उसका, जिसके बाद आरोपियों के संपर्क में आई थी। मदद का झांसा देकर रेप किया गया, कार में बिठाकर इलाकों में घुमाया गया। बाढ़ इलाके में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दानापुर जीआरपी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता दानापुर से अमरजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमरजीत, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? इस संदर्भ में क्या कार्रवाई की गई है? जिस तरह से दुष्कर्म की घटना, एक नर्सिंग की छात्रा जो कि विजयवाड़ा से पटना आई थी और वो अपने गांव जो है जा रही थी, उसी दौरान जो है पटना जंक्शन पे उसका मोबाइल खो गया था और उसके बाद जो है उसे 3 जो है लड़कों ने उसे अपने गाड़ी में बैठा लिया उसका मोबाइल दिलाने के नाम पर और उसके बाद जो है उससे बेउर इलाके में ले जाकर के दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें विकास और पवन शामिल था और अरविंद फरार चल रहा था। तो अरविंद की भी गिरफ्तारी अब जो है कर लिया गया है। जिस तरह से कंचन राज ने बताया कि ये लगातार जो है भाग रहा था और उसकी जो है हम लोग पीछा कर रहे थे और ये अंततः जो है पकड़ा गया और गाड़ी जो जिससे घुमाया गया था जो छात्रा को, वो भी बरामद कर लिया गया है। और इस मामले में एक बात और भी सामने आया कि जो गाड़ी था वो विकास का ही था और उसी ने जो है
पहले जो है उस युवती को अपने साथ गाड़ी में बैठाया था और मोबाइल दिलाने का झांसा दिया था, लेकिन जब जो है उसके साथ ले जा करके दुष्कर्म की घटना को, कहेंगे गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद दानापुर स्टेशन पे उसे तबीयत खराब होने के बाद जो है छोड़ा विकास ने, तो उसी समय जो है लोगों ने उसे पकड़ा था और जीआरपी के हवाले किया था। और तब जो है इस मामले को पुलिस दानापुर जीआरपी ने इस मामले में संज्ञान लेकर के पूरे आरोपियों को, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अब जेल पहुंचा चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अमरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी जीआरपी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो भी सुन लीजिए। तीनों के द्वारा पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और जो फरार अभियुक्त अरविंद, उसकी गिरफ्तारी हेतु एसआईटी टीम ने पटना में लगभग उसके सभी ठिकानों पर छापेमारी की, जहानाबाद में छापेमारी की, गया में छापेमारी की। उसके बाद आज दिनांक 11/5/2026 को अरविंद की गिरफ्तारी की गई है। खबर का रुख कर लेते हैं। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां मोकामा विधायक अनंत सिंह को आज अग्रिम जमानत नहीं मिली है। एडीजी 1 की अदालत ने इस मामले को एमपीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है और अब इस मामले में कल बुधवार को एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। ये मामला मीरगंज थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है, जिसमें विधायक अनंत सिंह समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये केस 2 और 3 मई को समर्थकों द्वारा कथित हथियार प्रदर्शन और वायरल वीडियो के मामले से संबंधित है। पटना हाईकोर्ट से पहुंचे अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने बताया कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए भी अदालत से अपील की गई थी और इस पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए केस एमपीएमएलए कोर्ट पर ट्रांसफर कर दिया है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पाठक का कहना है कि विधायक अनंत सिंह को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जी, आज अनंत सिंह जी और गुंजन सिंह, उन दोनों के एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग हुई और कोर्ट ने निचली अदालत से एलसीआर रिकॉर्ड्स को कॉल किया है और इस केस को अगली सुनवाई के लिए स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफ़र किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रमा फेसी अपेरेंटली देखने से लगता है प्रथम दृष्टया कि वो एडिट करके वीडियो बनाया गया है। अनंत सिंह जी और गुंजन सिंह जी आगे सोफा पर बैठे हैं। एक बहुत ही अच्छा क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल डांस हो रहा है। डांसर का पूरा शरीर ढका हुआ है और कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगह नाच रहे हैं हथियार लेकर। उससे अनंत सिंह को, गुंजन सिंह को कोई मतलब नहीं है और लगता है कि एडिट वीडियो के आधार पर अनंत सिंह को भी राजनीतिक प्रतिशोध के कारण फंसाने की कोशिश की गई है। और इस बीच नवादा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बुजुर्ग को हाथी ने कुचल डाला है। हाथियों का झुंड कौवा कोल पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंझिला में एक बुजुर्ग को कुचला है। इस मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बंगवा टाड़ में कई मकानों को ध्वस्त किया गया और फिर से जंगल की ओर हाथी निकल पड़ा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथियों का झुंड कौवा कौल पहुंचा और ऐसे में लोगों में दहशत है, क्योंकि एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। मंझिला में एक बुजुर्ग को रौंद दिया इस हाथी ने और फिलहाल हाथी का आतंक इलाके में बरकरार नजर आ रहा है। इस मौके पर बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है और लोग मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह हाथियों को जंगल से बाहर निकाला जाए। सर, हमारा घर को दोनों को बर्बाद कर दिया, जब तोड़ फोड़ कर बोरिंग कवर दिया। हम लोग को बाल बच्चा सब इधर शादी हो रहा था तो इधर था, नहीं तो हम लोग के बाल बच्चे को मार देता। भागे बच गया, बहुत तरह से नुकसान हो गया। हम कहाँ रहेंगे, हमारा कोई व्यवस्था नहीं है, सब घर तोड़ फोड़ दिया है। और इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता नवादा से अनिल विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? फिलहाल कोई कार्रवाई विभाग की तरफ से की गई, वन विभाग की तरफ से, और लोग क्या मांग रख रहे हैं? जी देखिए, ये हाथियों का एक झुंड जो है वो पूर्व से गोविंदपुर के इलाके में तो उत्पात मचा ही रहा था। अब ये एक जो दूसरा झुंड जो है वो कौवा कोल के पूर्वी क्षेत्र से आया है, जो कि जमुई के सीमा से लगता है। और बीती रात इसने हाथी जो संख्या जो बताई जा रही है वो 3 से 5 की संख्या में लोग बता रहे हैं, क्योंकि लोगों ने मैक्सिमम 3 हाथियों को एक साथ देखा है। और उस वक्त मंझिला गांव में हाथी ने आज अहले सुबह एक बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला और बंगवा टाड़ के इलाके में उसने कई मकानों को भी ध्वस्त किया है और घर में रखे अनाज को भी चट कर गया है।
सबसे राहत बड़ी बात यह थी कि रात में गांव में एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था। अगर उस समय हाथी अगर वहां पहुंच जाता तो वो कई लोगों को अपने जद में ले सकता था, मगर हाथी को ससमय वहां से ग्रामीणों ने एस्केप कराया और हाथी जो है अभी फिलहाल जंगली इलाकों में जाके छुप गया है। और इसकी जानकारी आज पहले सुबह वन विभाग की टीम को दी गई, मगर वन विभाग की टीम जो है अभी तक कंफर्म रूप से यह पता नहीं लगा पा रही है कि हाथी कितने हैं और वो किस इलाके में अभी विचरण कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हाथी जो है इन इलाकों में जब पहुंचा है तो वो न केवल इंसान को भी टारगेट कर रहा है बल्कि जंगल को भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ऐसी सूचना मिल रही है कि जंगल के इलाके में बड़े पैमाने पर शराब निर्माताओं के द्वारा शराब भी बनाया जा रहा है और उसी में हाथी का जो झुंड है वहां भी उत्पात मचा रहा है। चलिए देखने वाली बात होगी अनिल, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और कैसे एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, देखिए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई को हत्याकांड की जांच सौंप दी गई है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई थी। 6 मई की रात यह हत्या हुई थी। चंद्रनाथ की हत्याकांड में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और आपको बता दें कि इस मामले के तार उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक फैले हुए नजर आए और इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। बिहार के बक्सर जिले से भी एक गिरफ्तारी की गई है। लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल सीबीआई की टीम करेगी। तो देखिए, बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के हत्याकांड का सच अब सीबीआई को पता लगाना है। लेकिन इस हत्याकांड के तार बिहार, झारखंड और बंगाल से जुड़े हुए हैं। बंगाल और बिहार की एसटीएफ की टीम ने बक्सर से 2 आरोपी मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी विशाल श्रीवास्तव से बिहार में ही पूछताछ की जा रही है। कोलकाता में पेशी के बाद विक्की और मयंक ने कई बड़े राज खोले हैं। विशाल ने ही 2 को शरण दी थी और विक्की और मयंक ही धनबाद से चोरी की कार को हावड़ा पहुंचाया था, जिसमें 2 और लोग भी सवार थे। और देखिए, अब चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में इस्तेमाल चोरी की कार के तार भी जरा सुलझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा था। देखिए, चोरी की कार धनबाद से हावड़ा लेकर गई थी और निशान माइक्रा कार का नंबर प्लेट फर्जी था। चोरी की कार पर फास्टैग तक नहीं था। टोल प्लाजा पर यूपीआई पेमेंट किया गया, जिससे पुलिस को बहुत मदद मिली। एक लीड मिला, एक सबूत मिला, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। धनबाद से हावड़ा जाने के दौरान टोल टैक्स दिया गया था। जब ये लोग धनबाद से हावड़ा की तरफ जा रहे थे तो इसी दौरान टोल टैक्स पे हुआ था। मोबाइल नंबर और लोकेशन का पता उसी से चल पाया, क्योंकि ये पेमेंट का जरिया था यूपीआई। और इसी के बाद पुलिस ने इन तीनों तक पहुंचकर कार्रवाई की है और फिलहाल इस मामले को लेकर सीबीआई एक्टिव होगी। टीम को ये जांच रिपोर्ट सौंपी गई है और अब आगे की कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की जाएगी। बढ़ते आगे, बात अब मुंगेर की करेंगे, जहां जमालपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने एक महिला के बैंक खाते से 11,03,000 रुपए उड़ा लिए। महिला ने जमीन खरीदने के लिए अपनी एफडी तुड़वाकर ये रकम खाते में जमा की थी और जब वो पासबुक अपडेट कराने के लिए बैंक पहुंची तो खाते से पूरी राशि ही गायब निकली। जानकारी के अनुसार 22 से 29 अप्रैल के बीच कई ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे निकाले गए। पीड़िता ने 1930 हेल्पलाइन 1930 और साइबर थाने में शिकायत इसकी दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। महिला को पता ही नहीं है और उनका अकाउंट से डिडक्शन हो गया है। लगभग करीब 22 तारीख से 29 तारीख तक में उनका 11 लाख रुपया वो डिडक्ट हो गया है। उसमें जब हम लोग वेरीफाई किए तो पता चला उस महिला जो है उनका एक बेटा है जो ऑनलाइन गेम भी खेलते हैं, लेकिन उनसे भी पूछताछ की गई तो लगभग 12-13 साल का बेटा है। तो उसके द्वारा भी बताया गया कि वैसा कुछ उनके द्वारा उस तरह का कोई भी शॉपिंग वगैरह या ऑनलाइन गेमिंग में जो पैसा लगाते हैं उस तरह का लगाया गया। और देखिए, इस बीच एक खबर कटिहार से आ रही है, जहां का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बाइक पर जानलेवा स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। कटिहार पूर्णिया रोड से जुड़े इस वीडियो में तेज संगीत के धुन पर बाइक सवार अलग अलग स्टंट कर रहा है और ये न सिर्फ जानलेवा हो सकता है बल्कि मुख्य सड़क पर ऐसा स्टंट सड़क से गुजरने वाले दूसरों लोगों के लिए भी खतरे का सबब बन सकती है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखने वाली बात होगी कि कब तक एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो को आप देखिए जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है
और उसकी जांच का हमने ये कर दिया है, और जो गाड़ी का नंबर यदि मिलेगा तो उस गाड़ी के साथ हम रजिस्ट्रेशन रद्दीकरण और अन्य जो कार्रवाई हम उस पर करेंगे। सर, खासकर यूथ वर्ग इस तरह का स्टंट को प्राथमिकता देते हैं, रील बना रहे, कितना इसको किस तरह से देखें, अवेयरनेस के लिए क्या कहेंगे? हम लोग सप्ताह में एक दिन अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं और उस कार्यक्रम के दौरान ये सब चीज़ पे हम लोग प्रचारित और जागरूकता देते हैं। फिर भी अगर इस तरह का हो रहा है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई जो हमारा परिवहन का नियम है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। और अगली खबर आपको राजधानी पटना से बताएंगे, जहां लहरियाकट बाइक चलाते युवकों का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया है। युवक मसौड़ी में बिना हेलमेट स्टेट हाईवे पर स्टंट मार रहा था, जिसके बाद पुलिस ने फाइन काट दिया। युवकों पर कुल 13,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बढ़ते आगे देखिए, बक्सर में बिहार विधान परिषद उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो चुकी है। जिले में कुल 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2303 मतदाता 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और इसी क्रम में डीडीसी ने बक्सर सदर मतदान केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। बताती हूँ आपको, वहाँ पे लगभग अभी जैसे 8 यहाँ पे तो 3% वोट कास्ट हो चुके हैं अभी तक। ठीक है मैम, बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है यहाँ पर? हम लोग पूरी मुस्तैदी से आप देख सकते हैं, सुबह से ही सब तैनात हैं और इंश्योर किया गया है ज़िला प्रशासन की ओर से कि हर तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष और बिल्कुल ही मुस्तैद तरीके से हम लोग प्रशासन की ओर से MLC इलेक्शंस करा सकें। बिहार विधान परिषद के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया बक्सर में शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो गई है। बक्सर में कुल 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये बक्सर सदर प्रखंड का मतदान केंद्र है, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि कुल 11 मतदान केंद्र बक्सर जिले में बनाए गए हैं और 6 प्रत्याशी हैं, जिसमें से एनडीए के जो जदयू के प्रत्याशी हैं कन्हैया प्रसाद और आरजेडी के सोनू राय के बीच माना जा रहा है कांटे की टक्कर है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के तहत पारामिलिट्री फोर्स जो है उसकी व्यवस्था की गई है। बक्सर जिला पुलिस बल के भी जो अधिकारी हैं वो सभी मतदान केंद्रों पर चुस्त दुरुस्त तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया है उसे शुरू करा दिए हैं। बक्सर जिला प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं वो सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, 4 लेयर में सभी मतदान केंद्रों पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसे पूरी की गई है। पारामिलिट्री फोर्स और जिला पुलिस बल के जो जवान हैं उन्हें मतदान केंद्रों पर लगाया गया है और कुल मिलाकर के जो मतदान जो की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे मतदान को लेकर कैसे अलर्ट मोड पर है प्रशासन, कैसे तैयारियां की जा रही है, उन तैयारियों का जायजा लिया गया। विधान परिषद उपचुनाव की शुरुआत होने से पहले ये तैयारी की जा रही है। बढ़ते आगे, असम में आज हिमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होने पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले नितिन नवीन भी मां कामाख्या मंदिर में जाकर मां के दर्शन किए हैं और परिवार के साथ पूजा अर्चना भी की है। ये मां का आशीर्वाद तो वर्षों से हमारे परिवार को मिलता रहा है और आज सौभाग्य था कि पूरे परिवार समेत आने का मौका मिला, तो मां के चरणों में शीश नमन किया हूं कि परिवार समेत समाज और पूरे देश को सुख, स्वस्थ और शांति से रखें। हिमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार सीएम बनने जा रही है असम में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने विकास और विश्वास के साथ ही काम किया है और यही कारण है कि जनता का भरोसा लगातार हमको मिल रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मां कामाख्या के दरबार में नितिन नवीन किस तरह पूजा अर्चना सपरिवार करने पहुंचे हैं और इसे अपना सौभाग्य बताते हुए उन्होंने कहा कि माता का आशीर्वाद उन्हें हमेशा मिलता रहा है और आज ये सौभाग्य की बात है कि पूरे परिवार के साथ वो वहां पहुंचे हैं माता के दरबार में उनका दर्शन पूजन करने। और नितिन नवीन के पूरे परिवार की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और देखिए, मौका है हिमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का और असम के सीएम के तौर पर आज वो शपथ लेंगे, जिसमें
शिरकत करने के लिए नितिन नवीन भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया है। मां कामाख्या के दरबार जा पहुंचे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। बढ़ते आगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि जल्द ही बीजेपी की नई प्रदेश कमेटी बनेगी जिसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जिसमें 33% महिलाओं को जगह दी जाती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी जो बिहार के हैं, सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 45 वर्ष के उनकी उम्र है और आज उनके नेतृत्व में उनके संगठनात्मक क्षमता के कारण आज 5 राज्यों में चुनाव हुआ। 33% भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो संगठन में 33% महिलाओं को आरक्षण देती है और कोई दल नहीं देता है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को कानून बनाने में विधानसभा लोकसभा में आरक्षण मिले, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो संगठन में 33% महिलाओं को आरक्षण देती है। बढ़ते आगे, अगली खबर कैमूर से आ रही है, जहां रामपुर प्रखंड के भीतरी बांध पंचायत स्थित पैक्स गोदाम से धान की चोरी और अवैध बिक्री का मामला सामने आया है। आरोप ये लग रहे हैं कि बिना चालान के गोदाम से धान बाहर भेजे जाते हैं। सूचना मिलने पर बीडीओ और थाना प्रभारी ने कार्रवाई की है। गोदाम को सील भी कर दिया गया है। छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है। शराब पीने के आरोप में चौकीदार निलंबित हो गया है। जलालपुर के पिरारी गांव का मामला है। चौकीदार मरई मांझी पर कार्रवाई हुई है। इस कमरे में बंद होकर शराब पीने का आरोप उस पर लगा है। प्रारंभिक जांच के बाद एसपी ने एक्शन ले लिया है। हाल के दिन में कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से आपको बता रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं बिहार के बदलते मौसम के मिजाज की, जहां बिहार में लगातार बदल रहा मौसम। राज्य के कई जिलों में बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार बिहार में प्री मानसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है, जिसके असर से मौसम में लगातार तब्दीली देखने को मिल रही है। लोगों को खराब मौसम और तेज हवा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्री मानसून पूरी तरीके से एक्टिव है। मौसम विभाग की माने तो आज पूरे बिहार में बारिश और कई जिलों में आंधी की संभावना जताई गई है। खासतौर पर यदि हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आंधी और बारिश के कारण लोगों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पटना में भी हुई आंधी और बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तकरीबन 500 से भी अधिक पेड़ पटना शहर में सिर्फ गिरे। और आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि पूरे बिहार में बारिश की संभावना है। साथ ही साथ यदि हम औसतन बारिश की बात करें तो अभी तक 193% से अधिक बारिश मौसम विभाग ने दर्ज की है। कुछ जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है तो कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है, इसको लेकर के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।